जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एक पेपर सेट हल करने वाले हैं जो कि 19 जुलाई 2023 को हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कह रहा है आपके पास कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है ना। तो यहाँ पर आप पा रहे हैं, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज़ द परमिसिबल लीकेज करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो इस जैसे 1/500 इंटू फुल लोड करंट, ये पहला ऑप्शन दे रखा है। दूसरा है 1/5000, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1/5000 फुल लोड करंट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है ना। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चुंबक की कौन सी विशेषता यहाँ पर दर्शाई गई है। तो हम ये पा रहे हैं कि चुंबक जो है स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि ये मैग्नेट जो है स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ है, तो जब भी चुंबक स्वतंत्रतापूर्वक लटकता है तो किस डायरेक्शन में रुकता है, हमेशा साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन में कह रहा है कि सैचुरेशन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर प्रॉपर्टी को, है ना, इंडक्शन प्रॉपर्टी को, पोल्स एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को, मतलब ध्रुव मौजूदा विशेषता को रिप्रेजेंट कर रहा है, या दिशीय विशेषता को, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, दिशा को ही बता रहा है कि चुंबक जो होता है सदैव किधर से किधर रुकता है, सदैव उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में रुकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड। तो डीप सोल्डरिंग मेथड का यूज़ क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे पाइप और केबल की सोल्डरिंग करना। दूसरा कह रहा है संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। फिर तीसरा कह रहा है पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। तो डीप सोल्डरिंग मेथड का उपयोग यह है कि हम सोल्डरिंग, ठीक है, मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी, मतलब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पीसीबी के छोटे से छोटे भागों की भी सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी जो है ये होगा, है ना। पहले से ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन बस ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं। एग्जैक्ट बच्चे का ही ये रिस्पॉन्स शीट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान करें। हाँ, हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो कह रहा है टर्मिनल चिन्ह प्लस माइनस होगा, तो प्लस माइनस चिन्ह तो किसी का भी हो सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है लाल रंग का एक सिरा, लाल रंग का एक सिरा, तो ये तो मूविंग क्या है, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, मूविंग आयरन टाइप, है ना, ये मूविंग कॉइल टाइप का हो जाएगा। तो कह रहा है कोई सिरा अंकन नहीं होगा, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कोई भी टर्मिनल, इसका किसी भी टर्मिनल किसी प्रकार का कोई मार्किंग नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। अब अगर कंड्यूट पाइप को हमको मोड़ना है तो किस उपकरण का उपयोग करेंगे, क्या बेंच वाइज का उपयोग करेंगे, नहीं, ठीक है। पाइप वाइज का यूज़ करेंगे, नहीं, पाइप वाइज का भी नहीं। कपलर का नहीं है, किसका यूज़ करेंगे हम लोग, हिकी का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, आपके एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज प्रश्न देखने को मिलते हैं, हिकी का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है ना। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हमको पता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्सएल बराबर क्या हो जाता है, एक्सी के हो जाता है, एक्सी के, है ना, एक्सएल बराबर। तो इससे जो फार्मूले से हम लोग निकालते हैं तो कितना मिल जाता है, एफ इज इक्वल टू 1/2 एल इंटू सी, रूट ऑफ एल इंटू सी। तो ये 1/2 कितना है, रूट में एल इंटू सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी इज़ अ राइट आंसर। ये जो है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे कह रहा है एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें, है ना। तांबे के नुकसान का निर्धारण मतलब हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, है ना। तो कॉपर लॉस को हमको ज्ञात करना है किसमें, ट्रांसफार्मर में। तो रेशियो टेस्ट से, ठीक है, आवेग परीक्षण टेस्ट से, खुला परिपथ टेस्ट से, लघु परिपथ, है ना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है कॉपर लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केटल्स, है ना। तो इलेक्ट्रिक केटल्स में सोल प्लेट का क्या उपयोग है। तो देख रहे हैं केतली के बेस
को नुकसान से बचाने के लिए अवयव के लिए एक कुचालक के रूप में कार्य करता है, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखने के लिए। ठीक है, तो कीप द एलिमेंट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ कंटेनर, यह यूज है क्या केतली में सोल प्लेट का। तो इसका आंसर क्या है, सी है, जो कि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपके सामने कह रहा है 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 हो तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा। ठीक है, तो VL बराबर क्या होता है, √3। आपसे फेज वोल्टेज दे रखा है और आपसे लाइन वोल्टेज पूछ रहा है, तो हमको पता है कि 3 फेज सिस्टम में अगर हम लोग लाइन वोल्टेज नापें तो लाइन वोल्टेज का मतलब फेज टू फेज वोल्टेज, तो 240 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 415 वोल्ट के अप्रॉक्स हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा इसका। आपके एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए बिल्कुल जैसे प्रश्न है उसको याद कर लीजिए। कह रहा है उपकरणों के लिए AC आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का क्या कार्य है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल पाथ इन AC सप्लाई सिस्टम फॉर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है धारा वापसी पथ प्रदान करता है, वोल्टेज स्तर को स्थिर प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है ना, भार धारा को नियत रखता है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन ही कह रहा है प्रोवाइड्स करंट, ठीक है, रिटर्न पाथ, है ना। तो हम लोग को है AC आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य यह है कि वह क्या करता है, प्रोवाइड कराता है करंट रिटर्न पाथ को, है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर एक ज्वाइंट का दे रखा है कि कैसा है, तो दिख रहा है ये हम लोगों का टी ज्वाइंट की तरह है, ये बीच से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कनेक्शन को ले रहे हैं। तो ऑप्शन में आ जाते हैं, क्या कर रहा है, एरिया टैप ज्वाइंट है, डुप्लेक्स है ना, नॉटेड टैप ज्वाइंट है। तो ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा नॉटेड टैप ज्वाइंट, इसको जो है आप देख लीजिए, ऑप्शन सी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, है ना। तुल्य प्रतिरोध 1 में अगर R टोटल का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 में R1 प्लस 1 में R2 और प्लस का 1 में R3, इसी से कैलकुलेट होता है। तो अगर R टोटल की बात कर रहे हैं तो ये फार्मूला देख लेंगे कहाँ पर है ना। तो ऑप्शन जो है, अगर R टोटल अपोजिट करने जाएंगे आप तो उल्टा करेंगे, R टोटल का वैल्यू निकालेंगे, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी से क्या राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे बोल रहा है HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है, HRC व्हाट इज़ द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर हाई, ठीक है, रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज HRC। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा 1.1 होता है। इस प्रश्न का आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट पर आते हैं। कह रहा है BIS के अनुसार नम्य कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल क्या है। तो न्यूनतम BIS के अनुसार नम्य कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्षेत्रफल होगा 1.15 mm² कह रहा है, फिर 2.5 स्क्वायर, 0.5 mm²। तो ऑप्शन जो है सी इज़ द राइट आंसर, याद कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है ज्यावक्रीय AC के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। ज्यावक्रीय AC के लिए आपसे फॉर्म फैक्टर की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1.11 जो है होता है AC करंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे कह रहा है प्रति यूनिट ठोस कोण पर श्वेत प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं। तो इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, है ना। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। प्रति यूनिट ठोस कण का ठोस कोण पर, ठीक है, प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। कह रहा है फार्मूला यहाँ पर किया हुआ है, दिया हुआ है कि M=Z/IT। तो इसमें Z क्या इंगित करता है, तो Z यहाँ पर इंगित करता है आपका विद्युत अपघट्य का ECE रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है ना। तो विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स। तो द्वितीयक सेल किस नियम पर कार्य करता है, तो फैराडे के विद्युत अपघटन नियम पर कार्य करता है ना। आसान प्रश्न था यहाँ पर, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है ये क्या है, तो प्लायर है, लेकिन कौन सा प्लायर है, क्या साइड कटिंग प्लायर है, देख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं विकर्णी प्लायर या डायगोनल प्लायर, है ना। तो डायगोनल कटिंग प्लायर है ना।
यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर है, वायर स्ट्रिपर है, क्रिम्पिंग टूल है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या हो जाएगा, डायगोनल विकर्णी प्लायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। अब डीसी परिपथ है, उसमें शक्ति पावर का गणना करना है, तो हम लोग को पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है वी इंटू आई, तो करंट इंटू वोल्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिफ्लेक्टर, परावर्तक का नाम क्या है। ये जो परावर्तक दिया हुआ है, चित्र को देख ले ध्यान से। अब इस पर जो है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि इसका परावर्तक का नाम क्या है। तो ये जो है पैराबोलिक फॉर्म में है। अगर आप देखेंगे कि ये जो फिगर है वो कैसा है, पैराबोलिक है, परवलय के आकार का, ये परवलय के बना आकार का, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, पैराबोलिक, परवलयिक रिफ्लेक्टर है ना। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे बोल रहे हैं यहाँ पर कि डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पढ़ रहा है ना। व्हाट इज़ द मेगर रीडिंग इन अ डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन। जब डेड शॉर्ट वायरिंग रहेगा तो वहाँ पर मेगर का पाठ्यांक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे कह रहा है कि घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो घरेलू वायरिंग उपकरण के लिए हम लोग किस उपकरण का, घरेलू वायरिंग स्थापना के लिए किस का परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे, तो हम मेगर का उपयोग करते हैं, है ना, मेगर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है ना। तो अगर हम देख रहे हैं कि 3 कला, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर इन 3 फेज पावर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ 2 वाट मीटर शोइंग इक्वल रीडिंग्स, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है कि वायरिंग स्थापना में परीक्षण क्या है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रेस्ट इन द वायरिंग इंस्टॉलेशन, टाइप ऑफ रेस्ट इन द वायरिंग इंस्टॉलेशन। अच्छा, ये फिगर दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है, फिगर को ध्यान से देख लीजिए एक बार। क्या है ये, तो ये है चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच की जा रही है। यहाँ पर चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक पदार्थ की क्या की जा रही है, जांच की जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है, अर्थ टेस्टिंग। ठीक है, और विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क्स। तो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क्स किस पर काम करता है, विभवपात विधि पर, यानी फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे कह रहा है आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का, तो हम लोग मोनोलिथिक, है ना, मोनोलिथिक हम लोग जो है कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेवा संयोजन आपूर्ति जो है एनर्जी मीटर से जुड़ा होता है। भाई उपभोक्ता के द्वारा मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी रहती है, तो एनर्जी मीटर से जुड़ा रहता है, जिससे बिजली का बिल आता है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। अच्छा, चित्र दिया होगा इसमें कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है, ये प्राइमरी है और एक दे रखा है सेकेंडरी, है ना, और दोनों पर जो है लपेटों की संख्या है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का फिगर है ये, है ना, याद कर लीजिए इसको, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है यहाँ पर। ऑप्शन डी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। एसी सप्लाई को चेक करते समय नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर का सिंबल क्या होता है। तो दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो बोथ इलेक्ट्रोड विल ग्लो, आपके जो दोनों इलेक्ट्रोड होंगे वो दोनों जो है ग्लो कर रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं। कह रहा संधारित्र की इकाई क्या है। तो हम बहुत आसान सा प्रश्न हो गया ये, तो यूनिट पूछ रहा है आपसे, है ना। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो फैरड होता है। ठीक है, मो आपका प्रतिरोध का होता है, कूलाम्ब आवेश का होता है, हेनरी प्रेरकत्व का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है गुथे हुए कंडक्टर का ठोस
कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है। अच्छा, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर, है ना, सॉलिड कंडक्टर जैसे एक वायर है उसकी अपेक्षा हम देखते हैं कि इतने डायमीटर कई सारे वायर आपस में लिपटे रहते हैं, इसका क्या लाभ है। तो कह रहा है यह अधिक लचीला हो जाता है। अगर हम लोग देखेंगे कि अगर एक 10 mm का एक आप वायर ले लीजिए, वो ज़्यादा हार्ड होगा एज़ कंपेरिजन टू अगर हम 10 mm का ही वायर लिए हुए हैं और पतले पतले वायर को लपेट करके बनाए हैं, तो क्या होगा, वो अधिक लचीला होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। तो घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ दिया होगा। यहाँ पर ये एक फिगर दे रखा है कि किस तरह का परीक्षण किया हुआ है, टेस्ट लैंप से चेक कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ध्रुवता की जांच कर रहा है, पोलैरिटी चेक कर रहा है। तो ध्यान से इसको पहचान लीजिएगा, फिगर को दे करके पूछता है। तो यहाँ पर क्या चेक किया जा रहा है, ध्रुवता की जाँच की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपके सामने कह रहा है BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर, है ना, यहाँ पे कह रहा है कि कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का जो आकार है, न्यूनतम आकार है, वो कितना होता है, तो 1.5 स्क्वायर mm, है ना, या mm स्क्वायर पढ़ सकते हैं आप इसको, या वर्ग मिलीमीटर पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। ये पावर ट्रांसफार्मर दे रखा है, इस पार्ट्स का नाम आपसे पूछ रहा है, पावर ट्रांसफार्मर के भाग का नाम क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज रिले है। ठीक है, जो फिगर दिया हुआ है ये किसका है, ग्लूकोज रिले को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मीटर का नाम क्या है। अच्छा, एक मीटर दे रखा है, इसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है ये। ठीक है, कैसे पता चल रहा है DC मल्टी रेंज, तो आपके पास जो वोल्ट मीटर है, देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर में अगर फिगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे V लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग नॉब लगे हुए हैं, किसी प्रकार का ना AC का सिंबल है ना ही DC का सिंबल है यहाँ पे। तो यहाँ पर सिंपल सा है, ये DC का है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये है DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे कह रहा है कि किस प्रकार का वाट मीटर है। तो यहाँ पर एक जो है सिंबल ये फिगर दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का ये वाट मीटर है। फिगर को देख लीजिए ध्यान से। ये क्या है, ये है 2 एलिमेंट 3 फेज़ वाट मीटर है, 2 फेज़। ठीक है, 2 एलिमेंट 3 फेज़ वाट मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 38 कह रहा सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। अच्छा, 38 सुरक्षा चिन्ह ये दिया हुआ है, प्लस का सिंबल है, तो सूचनात्मक चिन्ह ही है ये, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशनल साइन है, प्लस का साइन वाला, है ना, इन्फॉर्मेशनल साइन है। अब इसके बाद आपके पास 6 क्वेश्चन ड्राइंग के होंगे और 6 क्वेश्चन क्या होंगे, 6 क्वेश्चन WCS के होंगे, उसको भी देख ही लेते हैं। आइए, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन आपके सामने आ गए। कह रहा है इनमें से, ठीक है, किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो फेरस मेटल में लोहा होता है, बहुत आसान सा प्रश्न हो गया, है ना, फेरस मेटल में ही तो लोहा होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। तृतीय आर्डर उत्तोलक का नाम। कह रहा है लाइम, तो ये तृतीय आर्डर पूछ रहा है ना। तो फाइन, अगर आप देखेंगे फाइन वर्क प्लीज, यानी थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, जो प्रयास होता है या एफर्ट होता है, एफर्ट, है ना, एफर्ट जो होता है वो बीच में होता है। तो यहाँ पर देखिए लाइम स्क्विंजर में क्या एफर्ट बीच में होता है, नहीं, जो नींबू निचोड़ने की मशीन है एक साइड कॉर्नर पे होता है। फिर कह रहा है कॉमन बैलेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉमन बैलेंस, अगर हम कोई लकड़ी है कॉमन बैलेंस बना रहे हो तो यहाँ पर क्या एफर्ट बीच में लगेगा, नहीं, एफर्ट कहीं इधर लगेगा या फिर इधर लगेगा, इसमें भी नहीं होगा। फॉरसेप्स यानी चिमटा, इसका मतलब क्या है, फॉरसेप्स का मतलब क्या है, ये है आपका चिमटा, है ना, चिमटा। तो जो चिमटा होता है, ध्यान दीजिएगा, चिमटा कुछ इस तरह से होता है। तो हम इसको कहाँ, ये हमारा आलम्ब हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा। हम वेट कहाँ पकड़ेंगे, वेट यहाँ पकड़ेंगे, ये W हो जाएगा। ठीक है, और हम प्रयास एफर्ट कहाँ लगाते हैं, सेंटर पे लगाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है चिमटा ही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है स्क्वायर पूछ रहा है, 0.01 का स्क्वायर पूछ रहा है। तो 0.01 का स्क्वायर क्या होगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो 4 अंक पे डेसिमल लग जाएगा,
है ना। अगर स्क्वायर करो तो 0.0001 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है साइन थीटा, फिर से कह रहा है साइन थीटा, तो हमने ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर ये थीटा है तो इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इसको बोलते हैं क्या, हाइपोटेनियस। तो लंबवतीकरण होता है, यानी अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, आपसे कह रहा है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को कहते हैं, तो उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, है ना। डी इज इक्वल टू क्या होता है, एम बाई वी होता है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 0.456 को दशमलव में बदलिए, तो दशमलव में बदलना है, बस 0.456 में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 45.6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अच्छा कंपास का उपयोग क्या करने के लिए आते हैं, आर्क ड्रॉ करने के लिए करेंगे हम लोग, सर्कल को, है ना। कंपास जिसको गोला प्रकार कहते हैं आप, तो गोला प्रकार को ही पूछ रहा है कि उसका उपयोग कहाँ करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि मानक साइज में रिप्रेजेंट किया, ये ड्राइंग के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन ड्राइंग के होंगे। तो आपसे पूछ रहा है, ये एरो वाला पूछ रहा है ना, कि कौन सा मानक साइज़ का तीर है, तो ये डायमेंशन का गलत तरीका, ये भी डायमेंशन का गलत तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, अच्छा यहाँ पर ये भी जो है डायमेंशन का सही तरीका नहीं है, कुछ बच्चों को लगे ये सही है, जबकि मैंने बताया है कि लंबाई और चौड़ाई में कितना 3:1 का अनुपात होना चाहिए। अब देखते हैं, तो ये एक सही दिख रहा है ना, लंबाई और चौड़ाई में जो रेशियो दिख रहा है, ये लंबाई और चौड़ाई में रेशियो कितना है, 3 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है चिन्ह को पहचानिए, कंक्रीट का सिंबल है ये, है ना, कंक्रीट का सिंबल है। तो आइए देख लेते हैं, ठोस कंक्रीट, है ना, यहाँ पर कंक्रीट का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है संरेखित सिस्टम आयाम को पहचानिए, मतलब डायमेंशनिंग को पहचानना है कि कौन सी डायमेंशनिंग है ना। तो आप देख पा रहे होंगे करेक्ट डायमेंशनिंग। तो कभी भी जो डायमेंशनिंग, अच्छा ये कई तरह के डायमेंशनिंग दिए हुए हैं, तो कभी भी डायमेंशनिंग जो होती है, अगर हम बात करें चेन डायमेंशनिंग की, तो पर्टिकुलर एक रेफरेंस से ही दिया रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ अ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है यहाँ पर कि दर्शाए गए चित्र में प्रिज्म का नाम क्या है, तो प्रिज्म ही है, और कैसा प्रिज्म है, इसमें कितने पार्ट हैं देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, तो हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो आइए देख लेते हैं, है ना, हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा, 6 हैं तो हेक्सागोनल, अगर 5 होते तो पेंटागोनल हो जाता, 7 होते तो हेप्टागोनल होता। फिर आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दर्शाए गए चित्र में प्रतीक को पहचानिए, तो क्या है ये, कुछ ऑयल टाइप का है ना, तो उसी से रिलेटेड होगा, लिक्विड का सिंबल होगा ये। देख लेते हैं, ठोस द्रव पानी, तो वाटर का सिंबल है ये। ऑप्शन बी इज़ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, ठीक है। अब अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।